काफी वेगनेस है एज फार एज टेनेंसी के बारे में। लोग जनरली बोलते हैं मैंने भाड़े पे घर लिया है या भाड़े पे दुकान ली है, बट ये क्लैरिटी नहीं है कि भाड़ा क्या है। भाड़ा मतलब एज जो हमने बताया कि लाइसेंस भी हो सकता है, टेनेंसी भी हो सकता है, और लाइसेंस और टेनेंसी दो कंप्लीटली अलग चीजें हैं। लाइसेंस एज पहले बताया गया सिर्फ एक परमिशन है यूज करने के लिए, और जो लाइसेंस ही होता है उसके राइट्स बहुत ही कम होते हैं एज कम्पेयर टू अ टेनेंट। टेनेंट के राइट्स बहुत ज्यादा होते हैं, उसको प्रोटेक्शन भी ज्यादा होता है, उसको निकालना इतना आसान नहीं है उनकी प्रेमाइसिस से। तो पहले ये जो सिचुएशन है जहां हम सब है कोविड-19 का, जहाँ कोई सोच रहा है कि मैं अपना भाड़ा दूं या नहीं दूं, कोई लैंडलॉर्ड बोल रहा है कि मैं लूं या कैसे लूं, मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं। तो पहले ये जानना जरूरी है कि आपका ये प्रॉपर्टी जो आपने दिया है वो लाइसेंस पे है या लीज पे। लाइसेंस को ऑब्वियसली अलग लॉज अप्लाई होंगे और लीज को भी अलग अप्लाई होंगे। बेसिक डिफरेंस ये है कि टेनेंसी जो है, जो भाड़ूत है, उसको राइट्स प्रॉपर्टी में मिलते हैं, जबकि लाइसेंस में ऐसा कुछ नहीं होता है। जनरली वो 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और ईयर 2000 के बाद जो रेंट कंट्रोल एक्ट में अमेंडमेंट है, उसके बाद कंपलसरी हो गया है लिव इन लाइसेंस एग्रीमेंट को भी रजिस्टर करवाना। तो उसके उसके लिए सबसे पहले एज फार एज लीज इज कंसर्न, अभी अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जो लैंडलॉर्ड टेनेंट का है और उसमें लिखा गया है कि आपके पास लीज है 3 साल की या 4 साल की, तो पहले आपको इसकी इंग्रेडिएंट्स देखने पड़ेंगे कि क्या आप सच में आप टेनेंट हो या फिर आपको लाइसेंस ही बताया गया है। तो बिफोर गेटिंग इनटू द फैक्ट दैट आपको रेंट देना है या नहीं देना है, आपको जानना जरूरी है कि आप कौन से कैपेसिटी में वो जगह यूज कर रहे हैं। क्योंकि एक बार आप वो क्लियर हो जाएंगे, या एज फॉर लैंडलॉर्ड उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने सिर्फ लाइसेंस दिया था या उन्होंने उनको टेनेंसी दी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम देते लीव इन लाइसेंस है, लेकिन एक्चुअली टेनेंट बोलता है कि नहीं मैं तो जो लाइसेंसी होता है बोलता है मैं तो टेनेंट हूँ। क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट वैसे इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि उसके उसमें ये सब में सिर्फ क्लॉजेस और टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पे लोग कोर्ट में गेम प्ले कर जाते हैं। एक लाइसेंसी जिसको थोड़े महीनों के लिए दिया गया था, वो टेनेंट रह के बैठ जाता है सालों साल तक। तो ये जो कट कॉपी पेस्ट और अग्रीमेंट बनाने का तरीका है, वो मेरे हिसाब से बहुत गलत है। और जो प्रॉपर्टी फील्ड में ये काम कर रहा है, अगर उसके पास से आप वो डॉक्यूमेंट पढ़वाएंगे तो आपको अंडरस्टैंड होगा कि आप कैसे वहां पे है। उसके बाद एक बार आपको पता चल जाता है कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक टेनेंट हूँ, लाइसेंस अलग बात हो गई, मैं एक टेनेंट हूँ। अब टेनेंट भी वैसे होते हैं, कुछ वैसे होते हैं जो रेंट कंट्रोल एक्ट से उनको प्रोटेक्शन मिलता है। तो अगर आप वो स्टैंडर्ड रेंट भर रहे हैं महीने का 300-400 रुपया, आप प्रोटेक्टेड टेनेंट है अपना स्टेट रेंट कंट्रोल एक्ट से, तो उस सिचुएशन में आप रेंट मिटिगेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन उसमें भी एक ग्रे एरिया है जिसके लिए मैं बाद में उसके ऊपर जाऊंगी, क्योंकि वो छोटा सा टॉपिक है। लेकिन राइट नाउ मैं मेन जो फोकस करूंगी वो है कि अगर आपने एक लीज डीड साइन की है, रजिस्टर की है, बी फॉर 3 years 4 years, जितने भी साल, तो उसमें सबसे पहले तो हमको दो सिचुएशन देखनी पड़ेगी। पहली ये कि आपके पास वो क्लॉज है कि नहीं। आपकी जो लीज डीड है, अगर आप अपने आपको टेनेंट मानते हो, आपके पास वो क्लॉज ऑफ फोर्स मेजर है कि नहीं। अभी फोर्स मेजर नॉट नेसेसरली कि वो वर्ड लिखा गया हो, लेकिन वो वैसे भी एक्सप्लेन किया जाएगा जहाँ पे लिखा हो कि अगर वॉर होगा, ये होगा, वो होगा, तो मैं ये रेंट नहीं भरूंगा या भरूंगी फॉर सो एंड सो टाइम पीरियड। तो डू यू हैव दैट इन द फर्स्ट प्लेस कि वो क्लॉज में पर्टिकुलर वर्ड्स, वो आपको देखना जरूरी है। अगर एक बार आपको वो क्लॉज मिल गया कि हाँ मेरे अग्रीमेंट में वो क्लॉज है, एक जो ऐसे सब सिचुएशन को डील करता है, एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड मैंने कि जहाँ ह्यूमंस फोर्स ही नहीं कर सकते, प्रोडिक्ट नहीं कर सकते कि ये आने वाला है आगे, और ये आ चुका है और ये मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड है। तो उसके बाद लेकिन क्या सिर्फ वो वर्ड होना काफी नहीं है, सिर्फ फोर्स मेजर या कुछ होना काफी नहीं है। फोर्स मेजर के कारण मैं पैसा नहीं दे पाऊंगी फॉर XYZ पीरियड, वो भी लिखा हुआ होना जरूरी है। क्योंकि जब भी हम कोर्ट के सामने जाते हैं और हम एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं कोर्ट को, तो कोर्ट जितना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उतना ही समझेगी। अगर अपने कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ फोर्स मेजर लिखा है और आगे का इम्प्लीकेशन जो होना चाहिए या आपको राइट्स और मिलने चाहिए वो आपने नहीं एक्सप्लेन किया है, तो कोर्ट उसमें ऐड करके आपको नहीं देगी। तो वो इम्पोर्टेंट है समझना कि पहले वो क्लॉज को ढूंढिए, फिर क्लॉज में ढूंढिए कि अगर आपका
क्या राइट्स मिलता है टू सस्पेंड रेंट, क्योंकि अभी जो मेजर क्वेरी आ रही है मुझे भी सब जगह से, वो ये नहीं है कि मुझे जगह छोड़ के जाना है या मुझे लैंडलॉर्ड को सरेंडर करना है, वो ये है कि मुझे रहना है, मुझे यूज करनी है जगह, पर मुझे 3-4 महीने पैसा नहीं देना है क्योंकि मेरा बिजनेस बंद है या सो एंड सो। तो वो सिचुएशन में कोर्ट क्या देखेगी कि आपने वो पॉसिबल सिचुएशन फोर्सी की है कि नहीं। अभी जितना मैंने देखा है इन द लास्ट फ्यू वीक्स, मोस्ट ऑफ द केसेस उसमें नहीं है। लोगों ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि पैंडेमिक होगा या एपिडेमिक होगा तो मैं रेंट नहीं भरूंगा। वो जाहिर सी बात है, बिकॉज ऑब्वियसली कोई इतना सोचेगा नहीं कि ये ऐसा कुछ हो भी सकता है, हम किसी को पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी एक लूप होल है जहां हम उससे निकल सकते हैं अगर हमको अवॉइड करना है अपना रेंट पेमेंट। मैं यहाँ ये नहीं बता रही हूँ कि आप कैसे अवॉइड कर सकते रेंट पेमेंट, मैं ये समझा रही हूँ कि अगर आपको जेन्युइनली बिजनेस में लॉसेस हुए हैं और आप नहीं पे कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ एवरी नाउ एंड देन रोज कोई ना कोई शॉप्स एंड स्टोर्स बंद हो रही है, बिकॉज लैंडलॉर्ड्स आर ऑब्वियसली नॉट, वो नेगोशिएट नहीं करना चाहते हैं और उनको उनका पैसा चाहिए और वो बोल रहे हैं आप जगह छोड़ के जाइए। सस्पेंशन बहुत ही कम लोग अभी कर रहे हैं, बहुत कम लोग वो नेगोशिएशन कर रहे हैं। तो मेरी अटेम्प्ट ये है कि अगर आपको सच में ये लॉसेस हो रहे हैं और आपको जगह में रहना भी है, तो पहले आप देखिए कि अगर वो पैंडेमिक या एपिडेमिक वर्ड है कि नहीं। वो जस्ट बिकॉज आपको पैसा नहीं भरना है और आपका बिजनेस हो रहा है तो मत यूज कीजिए वो कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज, क्योंकि वो कोर्ट देख लेगी। कोर्ट बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, उनको समझ में आता है, क्योंकि उनको जैसे ही पता चला कि नहीं आप अपना बिजनेस कर पा रहे हैं या कर रहे हैं, या फिर आपने एटलीस्ट वो जगह यूज की है, नॉट नेसेसरली अगर आपने वो जगह ली हो स्कूल के लिए, लेकिन आप वो जगह में कोई और बिजनेस करके पैसे कमा रहे हो, तो वो सब आप वो कोर्ट सी थ्रू कर लेगी और वो लैंडलॉर्ड भी आगे ले आएगा। तो सबसे पहले वो देखिए, जेन्युइन होगा तो ही बहुत बात ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट तक आप जीतते जाओगे। तो सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि अगर पैंडेमिक नहीं है, जो मोस्ट केस सिनेरियो है कि नहीं लिखा है एपिडेमिक या पैंडेमिक, तो एटलीस्ट वो वर्ड होना चाहिए जहां लिखा है कि ड्यू टू गवर्नमेंट ऑर्डर्स, ड्यू टू गवर्नमेंट ऑर्डर्स आप कुछ कर नहीं पा रहे हो जो जिसके लिए आपने वो कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो फॉर एग्जाम्पल अभी लॉकडाउन है, उसके लिए नोटिफिकेशन आया है, वी आर नॉट बीइंग एबल टू गो आउट एंड यूज, आई मीन नॉट दिस लॉकडाउन फेज 2 बट लॉकडाउन फेज 1 में तो कोई नहीं जा पाए। तो उसके लिए आप अगर पैंडेमिक नहीं है तो एटलीस्ट आप कोर्ट में ये केस डाल सकते हो कि हाँ ठीक है, मैंने ये फोर्सी नहीं किया था सिचुएशन कि पैंडेमिक आएगा, बट मैंने ये तो फोर्सी किया था कि गवर्नमेंट के कोई ऑर्डर की वजह से मैं बाहर ना जा पाऊँ और यूज ना कर पाऊँ, तो मुझे ये सस्पेंशन ऑफ रेंट मिलना चाहिए। तो कोर्ट आपकी बात मोस्ट केस सिनेरियो सुने, क्योंकि वो भी एक रीजन है। लेकिन फिर वंस अगेन, अगर आपका, क्योंकि प्रॉपर्टी इतनी वास्ट सब्जेक्ट है, किसी ने प्रॉपर्टी रेंट के रहने के लिए लिया है, किसी ने स्टोर के लिए लिया है, किसी ने एसेंशियल सप्लाई के लिए लिया है। कुछ लोग प्रॉपर्टी लेते हैं वहां पे सिर्फ सर्वर्स रखते हैं, सर्वर्स एज इन सॉफ्टवेयर रखते हैं जो इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन एक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स बंद नहीं हुई थी, काफी ऐसे हैं जो ड्यूरिंग लॉकडाउन पे भी वो प्रेमाइसेस में यूटिलाइजेशन हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप लॉकडाउन का भी फायदा उठाने का ट्राई करोगे तो मुझे नहीं लगता है कोर्ट आपको दे पाएगी। तो वो आपका सेकंड सिचुएशन हो गया। पहला आपने देख लिया पैंडेमिक, क्योंकि पैंडेमिक है तो बेस्ट केस सिनेरियो है आपके लिए, क्योंकि मुझे एक्चुअली ऐसा एक क्लाइंट आया था जिसमें लिखा गया था वो क्लाइंट के अग्रीमेंट में कि पैंडेमिक होगा तो मैं यूज नहीं कर पाऊंगा जगह, तो मैं पैसा नहीं दूंगा। सो दैट इज एक्चुअली written by some of the people as well, but assuming in most case scenarios is not there, because your contract जो होगा that will be read as a bible in front of the court। फिर कोर्ट उसमें बाकी कुछ ऐड नहीं कर पाएगी, कुछ निकाल नहीं पाएगी, क्योंकि अगर है तो आप सबको, दोनों पार्टीज को वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली आप उसका रिलीफ नहीं ले सकते। तो एज फार एज लीज इज कंसर्न, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है अपने लैंडलॉर्ड के साथ कि ये सिचुएशन में मैं पैसा दूंगा या नहीं दूंगा, या अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो अगर बिजनेस बंद हुआ तो मुझे इतना प्रॉफिट हुआ तो मैं इतना ही दे पाऊंगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी रेड एज अ बाइबल। उसमें ना फिर लॉयर भी कुछ ऐड कर पाएंगे ना कोर्ट्स कुछ ऐड कर पाएंगे। लेकिन अभी मैक्सिमम सिचुएशन अगेन वही है कि लीज में भी किसी ने फोर्स मेजर सोचा नहीं था, किसी ने ये सिचुएशन सोची नहीं थी पैंडेमिक की। और अगर आपके अग्रीमेंट में वो नहीं है फोर्स मेजर का क्लॉज या ऐसा कोई भी क्लॉज जिसमें
हम एक्ट ऑफ गॉड पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के बोलते हैं कि मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा या मैं पैसा नहीं दे पाऊंगी, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 56 नहीं बचा पाएगा। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डिफरेंस समझिए। लीव इन लाइसेंस में आप सेक्शन 56 का सहारा ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि लीव इन लाइसेंस जो है वो एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, वो कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग, अगर मैं एक टेनेंट हूँ, मुझे लैंडलॉर्ड ने एज ए लीज में राइट्स दे दिए हैं। इन लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप, लैंडलॉर्ड ऑन साइनिंग ऑफ द रजिस्टर्ड अग्रीमेंट ही गिव्स द राइट ऑलरेडी, तो उसमें कुछ बचा नहीं रहता है करने के लिए। लेकिन लीव इन लाइसेंस सिर्फ एक परमिशन दी गई है, तो उसमें राइट्स ऑन प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुए हैं। तो अगर आपका लीज है तो आप उसमें फ्रस्ट्रेशन का भी क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन नहीं ले पाएंगे। आप ये लीज टर्मिनेट नहीं कर पाएंगे स्टेटिंग दैट के मैंने तो लीज ली थी कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए, अभी बंद हो गया है, मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे ये लीज टर्मिनेट करनी है, या इट्स वॉइड, दिस लीज इज वॉइड, आई एम नॉट पेइंग रेंट। दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज there are judgments right since 1957 where courts have held, Supreme Court has held, lease is a concluded contract. Section 56 is not attracted to that. Section 56 of Indian Contract Act comes into picture only as far as where leave in license is concerned in executory contracts. तो अगर Indian Contract Act आपको बचा नहीं पाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे? तो as far as lease is concerned, आपको देखना पड़ेगा, बुक खोलनी पड़ेगी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी गवर्न्स द लीज। अभी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में जो है एज फार एज द प्रोविजंस आर कंसर्न, एक बहुत ही अच्छा प्रोविजन है 108, जो मैं थोड़ा पढ़ के समझाऊंगी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब 108 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो स्टार्ट ही ऐसे होता है, इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और लोकल यूजेज टू द कॉन्ट्ररी। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर 108 अगर आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है आपस में लैंडलॉर्ड और टेनेंट में, तो उसको सुपीरियरिटी मिलेगी और उस सेक्शन को नहीं मिलेगी इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये 108 कम्स इनटू प्ले जब आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा किया ही नहीं है। तो 108 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है जो लेसी है 108L में, उसके ऊपर एक लायबिलिटी है कि उसको टाइम टू टाइम रेंट भरना पड़ता है। The lessee is bound to pay or tender rent at the proper time and place, the premium or rent to the lessor or his agent in this behalf. लेकिन इससे निकलने के लिए, as I said before, अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है तो आप उसमें से निकल जाओगे। लेकिन अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो जनरली लोग देखेंगे ऑफ 108BE प्रोविजन, जहाँ पे लिखा है if by fire, tempest, flood, violence of an army or mob or any other irresistible force, any material part of the property is wholly destroyed or rendered substantially and permanently unfit for the purpose for which it was let out, the lease shall at the option of lessee be void. इसका मतलब ये है कि अगर परमानेंट डैमेज हो चुका है आपके प्रेमाइसेस को ड्यू टू लॉकडाउन और पैंडेमिक, तो आप टर्मिनेट कर सकते हो अपनी लीज। लेकिन ऐसे प्रेजेंट सिचुएशन में तो ऐसा है नहीं कि हम बोल सकते हैं कि परमानेंटली डैमेज हो गई अपनी प्रेमाइसेस। जो भी ये है, लॉकडाउन है, वो इट्स अ टेम्पररी थिंग, ये होपफुली फ्यू मंथ्स में या इस साल के एंड तक चला जाना चाहिए। तो आप 108BE का भी प्रोटेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि 108BE प्रोटेक्ट करता है तभी ही जब आपकी जगह ड्यू टू फायर, टेम्पेस्ट, ये सब रीजन की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई, तब भी एक्चुअली लिखा गया है कि लेसी के पास फिर भी एक चॉइस है कि उसको टर्मिनेट करना है कि नहीं। इसका मीनिंग है कि चलो आप टेनेंट हो, बिल्डिंग जल गई है, आपकी टेनेंसी नहीं चली जाएगी, आप फिर भी टेनेंट हो उस जगह के, आपके राइट्स रहते हैं as far as the structure is concerned, even though the structure is destroyed. And you can, अगर आपको खुद को रेंट नहीं भरना है तो आप टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन जनरली लोग ऐसा करते नहीं, क्योंकि सबको अपना राइट्स मेंटेन करना है उस प्रॉपर्टी में। So as far as lease is concerned, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपके अग्रीमेंट में नहीं है लीज डीड में कि मैं सस्पेंड करूंगा रेंट या इन सच अ सिचुएशन, तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सहारा लेके या फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सहारा लेके उसमें से निकल नहीं सकते। और इसका ये जजमेंट भी है जो मैं शेयर करूंगी, जो 1950
2006 में सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था, वन मोमेंट, ध्रुव देव चंद वर्सेस हरमोहिंदर सिंह, मैं उसका साइटेशन आगे दूंगी। और फर्दर मोस्ट इंटरेस्टिंगली ये बात जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ वो एक जजमेंट में काफी क्लियर हो जाती है जो बहुत ही रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने पास किया है, एंड वो जजमेंट है रामानंद वर्सेस राजीव तलवार। अभी ये जो केस है मैं नटशेल में ट्राई करूंगी समझाने का। उसमें क्या हुआ था, रामानंद जो है उसका एक शॉप था खान मार्केट में दिल्ली में, वो जूतों का शॉप था। वो एक नॉर्मल दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट से प्रोटेक्टेड टेनेंट था, तो वो महीने का 300 रुपया देता था और वहां पे उसकी शॉप चलाता। दो खान मार्केट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेसेस इन द वर्ल्ड फॉर रेंटल एंड लीज, लेकिन उसको वहां रेंट कंट्रोल एक्ट का प्रोटेक्शन मिला गया, तो ही वॉज फंक्शनिंग एट 300। उसके अगेंस्ट एविक्शन डिक्री हुई और उसको अपील कंटिन्यू करने के लिए कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि तो 3.5 लाख हर महीने दे एंड देन यू कैन कंटिन्यू फाइटिंग योर मैटर। तो अभी उसने हाई कोर्ट में अभी उसने मूव किया फाइनली, स्टेटिंग दैट कि आप मुझे सस्पेंड रेंट प्लीज सस्पेंड कीजिए क्योंकि मेरा जूतों का बिजनेस बंद पड़ा हुआ है ड्यू टू लॉकडाउन, आई हैव नो मनी और वी डोंट नो कि कब तक ये सब खुलेगा, तो आई कांट कीप पेइंग ₹3.5 lakhs एवरी मंथ टिल द लॉकडाउन ओपन्स। तो वो कोर्ट के पास गया स्टेटिंग दैट आप प्लीज, और वहां पे बात आ जाती है इक्विटी की, क्योंकि उस जजमेंट में जज ने काफी अच्छे से समझाया भी है हर एक अलग अलग टाइप ऑफ अग्रीमेंट्स के बारे में, जो मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप सब वो पढ़िए। उसका भी मैं पूरा नाम डिटेल शेयर करूंगी बाद में। उसमें कोर्ट का कहना था कि नहीं, मैं तुमको दूंगी तो ऐसे सब लोग आ जाएंगे, सबको देना पड़ेगा, that's not what we can do that right now, we cannot afford to have a blanket protection to everybody who wants suspension of rent। in fact सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट ने भी मूव किया था स्टेटिंग दैट हर एडवोकेट का अभी एडवोकेट्स की ऑफिस बंद है तो प्लीज रेंट सस्पेंड कर दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट ने वो भी मना कर दिया। तो आपको इस दो जजमेंट से आपको भले लॉ का क्लियर कट ना आइडिया लगे, लेकिन आपको कोर्ट का माइंडसेट पता चल जाएगा कि कोर्ट्स आर नॉट वेरी लीनियंट एट सस्पेंडिंग रेंट और एग्जेम्प्टिंग रेंट। तो फिर ऐसे सिचुएशन में यही बात आ जाती है कि आपको सरेंडर करनी है प्रॉपर्टी तो आप चाबी लैंडलॉर्ड को दे दीजिए, और बट दैट इज नॉट द वे फॉरवर्ड, क्योंकि लैंडलॉर्ड को भी अभी कोई मिलना डिफिकल्ट होगा फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। सो इवन फॉर द लैंडलॉर्ड इट डजंट मेक सेंस कि आप टेनेंट को बोलो कि तुम खाली करके जाओ और मैं कोई और किसी और को रख लूंगा। इट मेक्स सेंस कि अभी नेगोशिएट करें, डिस्कस करें, चाहिए तो प्रोफेशनल हेल्प ले। आप काफी कुछ कर सकते हैं, आपके लीज अग्रीमेंट अगर बन भी गई हो और उसमें कुछ चेंजेस करने हो तो आप वो सब भी कर सकते हैं, उसके लिए मैं बाद में जाऊंगी। बट कमिंग बैक टू द जजमेंट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, तो उसमें कोर्ट ने काफी डील किया है पुराने जजमेंट्स का, फोर्स मेजर का, सेक्शन 56 का ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, सारे लॉज कोर्ट ने बहुत अच्छे से डील किया और कहा है कि नहीं, आप फ्रस्ट्रेशन नहीं ला सकते हैं इसमें। वो जो लैंडलॉर्ड है वो भले डेंटिस्ट है, लेकिन उसका अगर रेंटल इनकम इस जगह से आ रहा है तो यू कैन नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम गेटिंग हिज रेंटल इनकम। तो कोर्ट ने वो भी कंसिडर किया है कि लैंडलॉर्ड को मैं डिप्राइव नहीं कर सकता हूँ टू गेट व्हाट ही वांट्स टू गेट फ्रॉम द टेनेंट। तो उसके हिसाब से फाइनली कोर्ट ने सस्पेंड तो बिल्कुल नहीं किया रेंट, लेकिन कोर्ट ने कुछ टाइम दे दिया, कुछ टाइम की मोहलत दे दी कि आप ये टाइम तक ये पेमेंट कर दीजिए। तो उस जजमेंट के हिसाब से काफी क्लियर हो जाता है कि एज फार एज लीज इज कंसर्न देयर इज नॉट मच यू कैन डू एक्सेप्ट फॉर पे योर रेंट। यस, इफ देयर आर मेजर लॉसेस, बिकॉज उसी जजमेंट में कोर्ट में जो ऑनरेबल कोर्ट थी उन्होंने एक रे ऑफ होप दी है कि इन कुछ some cases suspension of rent would be allowed or has been allowed in the past, क्योंकि ये मैंने भी देखा है रेंट कंट्रोल एक्ट की मेरी प्रैक्टिस में। सस्पेंशन ऑफ रेंट एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे टेनेंट लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं देता है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम फॉर मल्टीपल रीजंस। नाउ वन ऑफ देम कुड बी दैट लैंडलॉर्ड ने जो सीढ़ियां है उसका पर्पसली रिपेयर नहीं कराया और खराब कंडीशन में रखा है, जिसकी वजह से टेनेंट को कहीं और रहना पड़ रहा है। तो लैंडलॉर्ड, तो कोर्ट्स ने बोला है कि he had to stay out because of the landlord's fault and intention, because the tenant had tried enough but he could not get the thing repaired and landlord भी मान नहीं रहा था। तो उसके हिसाब से वो पर्टिकुलर मंथ्स के लिए टेनेंट को बाहर रहना पड़ा था, तो उसने रेंट नहीं भरा।
तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ने ये सिचुएशन अंडरस्टैंड की है, सस्पेंशन ऑफ रेंट। फिर दूसरी एक सिचुएशन है जहाँ पे लैंडलॉर्ड ने इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई कट कर दिया था फॉर नॉट फॉर अ जेन्युइन रीजन, तो वो भी कोर्ट ने कंसिडर किया और बोला कि नहीं, अगर ऐसा हो रहा है कि आपका लैंडलॉर्ड आपको एसेंशियल सप्लाई कट ऑफ कर रहा है फॉर नो वैलिड रीजन, तो ऐसे सिचुएशन में द टेनेंट कैन कम अराउंड एंड क्लेम सस्पेंशन ऑफ रेंट। तो सस्पेंशन ऑफ रेंट एक ग्रे एरिया है एज फार एज लीज इज कंसर्न। मैं बोलूंगी कि अगर आपके पास एक जेन्युइन केस है कि आप नहीं दे पा रहे हो फॉर सर्टेन रीजंस, कि आपके लैंडलॉर्ड की वजह से आप वो जगह यूज नहीं कर पा रहे हो, देयर आर मेनी सच थिंग्स व्हिच वी कैन सी एंड अंडरस्टैंड बाय वे ऑफ लुकिंग एट द कॉन्ट्रैक्ट, तो पॉसिबिलिटी है, बट उसके चांसेस बहुत ही ब्लीक है। आई बी वेरी ऑनेस्ट, maximum is the possibility is only if you have a contract and if you have a clause that not just speaks about pandemic but also discusses कि pandemic की वजह से क्यों आप नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि और एज जयोम ने पहले ही समझाया, वो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एक इंफॉर्मेशन देनी है लैंडलॉर्ड को, लेटर लिख के जैसे भी, बहुत एज अर्ली एज पॉसिबल। आप जब भेजोगे इंफॉर्मेशन कि मैं नहीं यूज कर पा रहा हूँ और मुझे सस्पेंशन ऑफ रेंट चाहिए और दिस सस्पेंशन ऑफ रेंट इज अ पार्ट ऑफ माय अग्रीमेंट, आपका सस्पेंशन उसके बाद से शुरू होगा। आप रेट्रोस्पेक्टिव नहीं क्लेम कर पाएंगे कि नहीं आप 2 महीना यूज किया जगह या 2 महीना नहीं भी यूज किया, लेकिन अपने बाद में लेटर लिखा है लैंडलॉर्ड को कि नहीं मुझे सस्पेंशन ऑफ रेंट दीजिए, तो कोर्ट आपको फर्स्ट 2 मंथ्स नहीं देखेगा, कोर्ट आगे का ही देखेगा जब से आपने लैंडलॉर्ड को इन्फॉर्म किया था कि मैं नहीं यूज कर पा रहा हूँ और अपने अग्रीमेंट में ये क्लॉज है बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच आई कैन नॉट पे यू। सो माय सजेशन इज कि आप जल्द से जल्द, अगर आप नहीं पे कर पा रहे हो, एटलीस्ट इन्फॉर्म कर लीजिए, क्योंकि आगे हमें पता नहीं क्या जजमेंट्स आएंगे, कैसे आएंगे, लेकिन अगर आपका इंटेंशन और हार्डशिप एडवांस में आ जाएगा तो कोर्ट को वो जेन्युइन भी लगेगा। अगर आप यूज करके या एंजॉय करके बाद में बोलेंगे कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है या सोन मैं रेंट नहीं पे कर पा रहा हूँ, तो कोर्ट भी आपका सुनेंगे नहीं। सो आपका बिहेवियर, कंडक्ट, अग्रीमेंट, सब चीज में एक जेन्युइननेस दिखना चाहिए जिसकी वजह से आपको कोर्ट में वो रिलीफ मिल जाए। तो ये हो गई अपने लीज की बात। और एज फार एज लीज में भी जो रेंट कंट्रोल एक्ट में प्रोटेक्टेड जगह है, दे कांट रियली क्लेम एनी सच exemption from rent or suspension of rent because one of the conditions in generally in these the statute only provides कि टेनेंट को रेंट भरना चाहिए या रेंट भरना उसकी ड्यूटी है। तो ये सब सिचुएशन में अवॉइड करें टू से कि मैं रेंट नहीं भरूंगा, बट आप हार्डशिप जरूर एक्सप्लेन कर सकते हैं और अपने लैंडलॉर्ड के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे आप एटलीस्ट रिडक्शन दे दीजिए या फिर टाइम दे दीजिए टू पे। और एंड हैविंग सेड दैट, उसी वो आपने वो सर्कुलर के बारे में सुना होगा जो इश्यू हुआ था कि लैंडलॉर्ड्स should not go ahead and ask rent or evict people for rent for 3 months। वो जो सर्कुलर आया था, वो अगेन वो एक लॉ उसको तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसकी परसुएसिव वैल्यू जरूर होगी कोर्ट में एज फार एज लास्ट 3 months ऑफ रेंट्स आर कंसर्न। जनरली एज फार एज अगर आप प्रोटेक्टेड टेनेंट हो, आपको डायरेक्टली लैंडलॉर्ड तो निकाल नहीं सकता, उसको एक आपको नोटिस देनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, उसको आप रिप्लाई कर सकते हैं। अब वो रिप्लाई में आप पैसा दे देंगे तो बेस्ट रहेगा, नहीं दे पा रहे हो तो आप एक लीगल हेल्प लेके उसका ड्राफ्टिंग करवा लीजिए, बिकॉज टेनेंसी में रेंट और पोजेशन ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है टू सी के अगर टेनेंट प्रोटेक्टेड है कि नहीं, अगर आप पोजेशन में हो और अगर आप रेंट पे कर रहे हो। एज फार एज लीज इज कंसर्न, दीज 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गई मेरे एंड से आई थिंक लीज की बात, जहाँ पे मैंने ट्राई किया है आपको एक्सप्लेन करना। जो 2 सिचुएशन है, एक जहाँ पे आपके पास क्लॉज है फोर्स मेजर का, तो उसमें आप कैसे प्रोटेक्शन ले सकते हैं, और एक वो जहाँ पे नहीं है आपके पास कोई क्लॉज, तो आपको आइडियली क्या करना चाहिए। अभी बात आ जाती है लिव इन लाइसेंस की। लिव इन लाइसेंस जो है, एज जयोम हैड डिस्कस बिफोर, वो आता है ईजमेंट्स एक्ट में। उसको और भी लॉज डील करते हैं, बट वो अगेन एक परमिसिव राइट है, परमिसिव यूज करने का राइट है। अभी जनरली लोग लिव इन लाइसेंस लेते हैं रहने के लिए फॉर अ फ्यू मंथ्स और 11 months और सो ऑन एंड सो फोर्थ। उस सिचुएशन में अगर आपके पास फोर्स मेजर क्लॉज है तो भी आप उसका बेनिफिट कैसे ले पाओगे, क्योंकि अगर आप यूज कर रहे हो जगह
ऐसा भी नहीं है कि आप यूज, क्योंकि रेसिडेंस में तो आप रह ही रहे हो, तो आप यूज कर रहे हो, तो अगर आपको फोर्स मेजर क्लॉज भी है तो आप उसका फायदा उठाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इफ यू आर यूजिंग इट देन यू कैन नॉट क्लेम बेनिफिट ऑफ इट। बट अगर आप नहीं यूज कर पा रहे हो और फोर्स मेजर क्लॉज है कि यू हैव बीन केप्ट आउट ऑफ द प्रीमाइसेस एंड यू कुड नॉट कम बैक, आप कोई और सिटी में रहते हो, आपका घर यहाँ आपने लीव इन लाइसेंस में मुंबई में लिया, आप लॉकडाउन की वजह से आ नहीं पा रहे हो और आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट में वो क्लॉज है, तो फिर भी आपके पास आप उसको एक आर्ग्यूएबल केस प्रेजेंट कर सकते हो। एज फार एज कमर्शियल ट्रांजेक्शन आर कंसर्न, मैं वही बात बताऊंगी कि बाई चांस अगर आपके पास वो क्लॉज नहीं है, फिर भी आपको अंडर सेक्शन 56 आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा, आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं जगह में भी रहूंगा और पैसा भी नहीं, क्योंकि 56 इन लीव इन लाइसेंस हेल्प्स, क्योंकि वो वर्ड ही लिखा गया है स्टैट्यूट में दैट योर agreement will be termed as void, and once it's void you cannot continue keep continuing the premises. So only if you want to, the only way out in be it leave in license or lease is that you have to have those clear cut words that you will not pay the rent, suspension of rent for so and so purpose, and you are and that's why you're not being able to pay, and you have to show your business that how because of this so and so reason, जिस कारण से मैंने प्रेमाइसेस ली थी, जिसके इंटेंशन से मैंने ली थी, मैं वो यूज नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही। तो और इसके लिए भी जजमेंट्स काफी है जो काफी टाइम से आए हैं। इनफैक्ट देयर इज अ वेरी ओल्ड जजमेंट आल्सो ऑफ निहाती जूट मिल्स, जहाँ पे कोर्ट ने वंस अगेन सेक्शन 56 को भी इन्वोक नहीं करने देते, क्योंकि 56 भी ऐसा नहीं है कि हम आराम से यूज कर सकते कि कुछ नहीं मिला, क्लॉज नहीं है तो चलो 56 का सहारा लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। वैसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 56 के भी स्टेक्स बहुत हाई है, जो काफी जजमेंट्स ऑफ 1950 से प्रेजेंटली, वो लेटेस्ट जजमेंट ऑफ एनर्जी वॉचडॉग वर्सेस सीईआरसी वाला, उसमें क्लियर कर देते हैं कि सिर्फ फाइनेंशियल डिफिकल्टी विल नॉट हेल्प यू फ्रस्ट्रेट अ कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ इनकन्वीनियंस cannot help you to frustrate a contract. So ऐसी छोटी छोटी डिफिकल्टीज से you cannot absolve yourself the liability of a contract that you have promised, because all of this leave and license, lease, ये सब एक promise है, ये सब एक contract है. So once you in your right sense have signed on an agreement and have gone ahead with it, then you cannot say that I don't want to do this or I don't want to perform that. So courts have been very very strict about that. So अगर आप कोर्ट के पास एक केस लेके जाएंगे कि पैसा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनेगा कि that is the reason you should be allowed to frustrate a contract. तो as far as झूठ वाला केस was concerned, उसमें एक झूठ मिल्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी था, मैं उसका भी डिटेल्स शेयर करूंगी कि वो अपने झूठ मिल्स वालों को खरीदना था झूठ फ्रॉम अ सप्लायर, और सप्लायर को इंपोर्ट करना था फ्रॉम पाकिस्तान। अभी जो इंपोर्टिंग लाइसेंस होता है फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया लाने का, इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर, झूठ मिल थी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो लाइसेंस अरेंज करवाने का। उसमें वो अग्रीमेंट में, वो केस में फोर्स मेजर क्लॉज भी था कि अगर बायर नहीं अरेंज कर पाया फॉर सर्टेन रीजंस वो इंपोर्ट लाइसेंस, या नहीं उसको मिला इंपोर्ट लाइसेंस, सो ही शुड बी अब्सॉल्व। फिर भी क्योंकि वो केस के फैक्ट्स भी थोड़े पेक्यूलर थे, लेकिन फिर भी कोर्ट ने उसके ऊपर डैमेजेस लगाए हैं। कोर्ट एंड क्योंकि उसमें भी फाइनली वो जो सप्लाई कर रहा था झूठ, उसको इंपोर्टिंग लाइसेंस नहीं मिला, हिज इंपोर्टिंग लाइसेंस वाज रिजेक्टेड एट मल्टीपल लेवल्स, एंड सो द बायर सेड दैट इट्स नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी, आई ट्राइड बट नहीं हुआ। बट स्टिल कोर्ट हैज हेल्ड दैट इवन दो यू ट्राइड, you have promised to arrange that importing license, so now you have to pay the damages for that. So court is not at all being lenient about these things. So in such a situation, I think the best is to discuss and negotiate, because it is not like सिर्फ tenant hardship में है। अगर landlord के नजरिए से देखें तो कई बार ऐसा होता है कि लैंडलॉर्ड ने अपनी लाइफ सेविंग्स लगा दी है टू बाय अ प्रॉपर्टी, और दैट लैंडलॉर्ड इज स्टिल पेइंग EMI टू परचेज द प्रॉपर्टी। या फिर कई बार डेवलपर्स होते हैं, उन लोग ने मॉल खड़ी करने के लिए कितने सारे पैसे लगा दिए हैं, एंड दे स्टिल हैव टू पे मनी फॉर दैट, एंड इफ दे डोंट गेट द रेंट आउट ऑफ यू, देन हाउ आर दे सपोज्ड टू पे दैट? सो वी हैव टू लुक एट एज अ होलसम अप्रोच कि लैंडलॉर्ड्स आल्सो हैव सर्टेन लायबिलिटीज that they have to discharge. They may have to keep paying money to clear out the loans on the basis of which they had purchased the property. किसी लैंडलॉर्ड की लाइफ सेविंग्स लगी है and it is their only source of income.
So completely saying कि मैं rent नहीं भरूंगा या नहीं भरूंगी because I don't have the money or my business is closed may not go a long way. It will just cause for litigation, and the courts have not been very positive about this avoiding rent aspect, unless of course you have a very strong case. And at the same time, कोर्ट भले सस्पेंड ना करे रेंट, बट कोर्ट कई बार ऐसा हमने देखा ये लेटेस्ट केस में पोस्टपोन तो कर ही देगी. तो इक्विटी एस्पेक्ट है, बट इक्विटी को लेके हम कोर्ट में ना जाए तो बेटर है. इट इज बेटर टू गैदर योर एविडेंसेस राइट नाउ, टू हैव योर कम्युनिकेशन विद द लैंडलॉर्ड, मोस्टली इन राइटिंग, मोस्टली विद सम लीगल हेल्प, सो दैट यू नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू. क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है. वी वांट टू सी के हमें आगे भी, क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट को भी रिवाइव करने में काफी साल लग जाएंगे. इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी इवन फॉर लैंडलॉर्ड्स टू गेट टेनेंट्स एट सच अ हाई रेट. So it makes sense at such times that to discuss and decide how it goes. And legally भी करना हो, अगर आपको verbally नहीं करना हो तो आप addendum बना सकते हैं, novation of contract कर सकते हैं. आपका जो agreement already आपको उसमें amendment करना है तो आप वो भी register करवा सकते हैं, taking legal help for way forward. तो ये सब लीगल एस्पेक्ट्स है जिसको अभी ही ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जनरली दूसरे कंट्रीज में जो हो रहा है, लाइक इनफैक्ट सिंगापुर में गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी टैक्स वेव ऑफ कर दिया. अपने इंडिया में तो ऐसा सिचुएशन है नहीं. द लैंडलॉर्ड विल स्टिल हैव टू कीप पेइंग प्रॉपर्टी टैक्स नो मैटर व्हाट, एंड अगर वो भरेंगे नहीं तो अटैचमेंट भी हो सकता है प्रॉपर्टी. So we have to understand that it is not just the tenant who's facing the hardship, but also the landlord who's facing the hardship. And it is very important to discuss this and see at what level, what is the best possible negotiation that can happen in such a situation. Like, because even in places like UK, वहाँ पे भी 3 महीने का time दिया है that you cannot claim rent, you cannot seek eviction. Even in US, there is a special act that has come out called CARES Act for this pandemic, where again 120 days का moratorium period है. So all over the world, government is doing things to take care of tenants. बट एट द सेम टाइम इंडिया में भी ऐसे सर्कुलर्स आए हैं स्टेट वाइज. दिल्ली में आए थे, मुंबई में है, बट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनीवेयर एनी सस्पेंशन. तो रेंट देना है आज नहीं तो कल, सिर्फ टाइम दिया गया है. So you might as well discuss this out with your landlord, and before your landlord I suggest with your advocate, so that you know how to move the way forward कि आप लोग को आगे तक का प्रोटेक्शन और सेफ्टी मिल जाए. So that is in general what I'm trying to explain. कि as far as lease हो या live in license हो, ये सब करना ही पड़ेगा अभी. And avoiding rent may not be the most plausible option unless and until you have the clause. However, at the same time, if you are going ahead legally with that option, कि नहीं मुझे फिर भी frustrate करना है contract as far as live in license is concerned, तो आप पहले judgments समझ लीजिए कि पहले क्या हुआ है. Judgments is not necessarily the final law, बट समझ लीजिए कि माइंडसेट एक क्या बनाया है कोर्ट ने, और कितना वो लोग ने स्टेक्स बढ़ा दिया है कि आप कौन सी सिचुएशंस में फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट. सो मेरी आशा है कि मेरा जो एक्सप्लेनेशन था वो आपको थोड़ा क्लैरिटी दे पाया हो एज फार एज विच वे टू गो फॉरवर्ड. एंड ऑल्दो इट मे नॉट, आपको लगा ना हो कि नहीं यू नो लैंडलॉर्ड से बात करना डिफिकल्ट है या जो भी है, बट जो डिफिकल्ट है वही आपको हेल्प करेगा और आगे ले जाएगा. और इतना अगर ध्यान रख लेंगे कि लैंडलॉर्ड की भी डिफिकल्टी है, टेनेंट की भी डिफिकल्टी है, तो दोनों साथ में प्रॉपर्टी मार्केट को साथ में मिलकर वी कैन रिवाइव इट. बिकॉज अगर हम साथ मिलकर रिवाइव नहीं करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी फर्दर लॉसेस फॉर इन जनरल फॉर द एंटायर इकोनॉमी. So I'm just closing my speech by saying this, that we are all in this together, and mainly अपना I know it's off the topic, but health संभालिए. health है तो सब कुछ है. property matters deal कर लेंगे और उसके लिए professional help भी ले लेंगे, but वो है तो बाकी आप सब manage कर सकते हो. And thank you very much to Kawa and everybody else for having faith in me to be able to discuss this topic with you and to let you know that what are the possible legal repercussions of lease and leave-in license when it comes to suspension of rent. Thank you. Thank you, Pooja. Kawa appreciates the honest efforts which you have taken to justify the topic which was given to you and made a maiden presentations before the platform of the Kawa. Thank you so much. And now it will be the time of the question answers. Before we go through the question answers, I'll request our Haresh Bhai Thakkar to
present his views on these youngest speakers of today's webinar, who have given a really wonderful presentation through the platform of the Kawa. Harish Bhai. Good evening, Jai Jinendra, Jai Jalaram. Thank you very much for this opportunity. It's my pleasure and honor to appreciate these two able, bold, charming and dynamic speakers who are very well prepared. And I should thank Kawa on behalf of everybody to give opportunity to these young speakers after hearing the stalwarts like Talakshi Bhai and Jayesh Kanani and Kanti Bhai and all that. So this would be an encouragement to other Kawa lawyers, Kutchi lawyers who are listening, that they can join Kawa and get this opportunity in future. Because I am sure this platform would have given a good confidence boost to both the young and dynamic speakers who did a very commendable job, dealt with the topic very efficiently like stalwarts. And it's really an impressive thing that Kawa team and Ramesh Bhai and Jayesh Nishar and all who are working for this deserve kudos for especially selecting these youngsters and giving them opportunity and giving chance to all the audience to hear varied topics amid this pandemic. Thank you very much. Thank you, Harish Bhai, for your kind words and words to appreciate both youngest advocates of the Kawa group. Jayesh Bhai, it's time for you to take up a question answer session. Yeah, sure. I think we are already running short of time. So I'll immediately move to the first question. पहला question है हरेश नानजी गड्डा का. It relates to section 56 of the Contract Act. He writes that section 56 of the Contract Act is not applicable when the rights and obligations of the parties arise under any agreement. I think that's it. यही question है. So yeah, Jayom, can you also unmute? Would you like to answer this? Yeah. See, do you follow the question? Of course, I follow. I think he's saying is that section 56 will not apply if there is already an agreement. Now, I with all due respects, I disagree with this stand. Simple reason, Indian Contract Act is applicable for agreements enforceable by law, which is a contract. So section 56 is applicable when there is a contract, not that when there is not a contract. Then why would that section be in that particular statute book at the first place? I think that would answer it. Okay. So the next question is by an anonymous attendee. His question is that the malls and the hotels, the license fee which is charged, is it charged on a monthly basis or a yearly basis? Nothing much about law, but a practical aspect. Now I will tell you. In fact, I really will. I'll probably say it in Hindi because मुझे एक्चुअली चाहिए था कि ये कोई क्वेश्चन पूछे. ये चीज में एक तो है ना, केस लॉ कोई स्पेसिफिकली नहीं है. पूजा ने भी कहा था, मैंने भी कहा था कि पेमेंट ऑफ रेंट और लाइसेंस फी इज नेसेसरी कि अग्रीमेंट कंटिन्यू हो. मैं इनफैक्ट अभी जो कुछ मैटर्स आ रहे हैं, मैं एक थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, इनोवेशन, मेरा माइंड थोड़ा कुछ इनोवेट कर रहा है एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट. वो ऐसा है कि समझो कि लाइसेंस फी यार एक पूरे साल के लिए थी और एक साल में 12 महीने होते हैं. 12 महीने में अगर जो 2 महीना 3 महीना लॉकडाउन है, लेकिन 9 महीना अगर जो वो चीज चलती है, तो सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ दैट पीरियड आप यूज कर सकते हैं. तो आप डेफिनेटली ये एग्रीमेंट से विरगल आउट नहीं करेंगे. मैं एक लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट जो डेवलप करना चाहता हूँ वो ये है कि लाइसेंस फीस नॉर्मली मंथ टू मंथ पे होती है. एवरी मंथ आपको 3 तारीख को देना है, 4 तारीख को देना है. कंटिन्यूटी भले होनी चाहिए, लेकिन ये 3 महीने के लिए हम यूज नहीं कर पाए हैं ये चीज. तो वेदर 5 साल का अग्रीमेंट, 4 साल का अग्रीमेंट, वो महीना उसका कंटिन्यूटी होना चाहिए फॉर द अग्रीमेंट टू कंटिन्यू. एक मैं ऐसा लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ. आई डोंट नो अगर जो कभी ये कोर्ट्स को शायद पसंद आए और कोई अलग ओपिनियन कोर्ट का बन सके. So monthly payment is the answer. It's generally monthly. All on your agreement. हाँ, लेकिन टेनेंसी का एक बात है
स्टैट्यूटरी टेनेंसी हो के लीज हो, उसमें पेमेंट ऑफ मंथली रेंट इज द सिने क्वा नॉन फॉर द अग्रीमेंट टू कंटिन्यू. तो लीज के क्वेश्चन में मंथली है, लीव लाइसेंस के क्वेश्चन में आप वो कॉन्ट्रैक्ट आउट कर सकते हैं. 3 मंथली भरना है, मंथली भरना है, ईयरली भरना है, अप टू यू. Next question for Pooja, you. Question is by Vivek Nayak. He is asking whether we can ask the governmental authorities like excise department and other department to charge their license fee, their yearly license fee on a pro rata basis. Since due to lockdown, everything was shut, so there was no sale because of the lockdown. So can a person pay the license fee payable to the government on a pro rata basis? See, as far as government is concerned, आप government से deal कर रहे हो, किसी के साथ भी deal कर रहे हो, what is the first thing that you have to see and you must see is your contract. अगर आपके contract में ये लिखा था कि ऐसे situation में आप pro rata कर सकते हो या whatever कर सकते हो, अगर आपके contract में था, then you can definitely can. But अगर नहीं था, then you can definitely on an equity ground write to them at least कि this is what is happening. मैं नहीं कह रही हूँ कि give up कर दो. Although contract will prevail over everything else, क्योंकि अगर आपके contract में वो नहीं है, situation foresee की गई, तो contract ही prevail करेगा. लेकिन अगर आप लिखेंगे उनको, maybe a body of organization बना के jointly लिखेंगे जहाँ सब लोग affect हुए हैं, maybe they will release a circular, क्योंकि as far as salaries and school fees are concerned, government कुछ ना कुछ नया circulars issue कर रही है. There is a lot of things happening in that aspect. तो अगर गिव अप मत कीजिए जस्ट बिकॉज आपके अग्रीमेंट में नहीं है. आप लिखिए उनको, गवर्नमेंट है, एंड इफ देयर इज अ मेजॉरिटी दैट गोज विद इट, डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो सकता है. So write a letter to them and ask for a pro reduction and preferably join together other such people who are affected by it, provided it's not they're a part of your contract, obviously. Make them join and go together with it, asking for a relief. Yeah, again, next question for you, Pooja. This question is from Kamlesh Doshi. He is asking, there are two set of questions. First question is, what is the maximum permissible period of a leave and license agreement, whether it is 3 years, 5 years, 9 years, or something else? That is his question number one. And second is, when is the leave and license automatically converted to a lease or to a tenancy? Okay, to both your questions, the first one, there is no such time period that if you do a leave-in license for 6-7 years, it's not going to be a leave-in license. But it is very important to note that a leave-in license can be 11 months and beyond, and it can be for as long. There's no such law which says that leave-in license can only be this. But what really happens is that if there is a very long leave-in license, a lot of people use that fact, and in the court, they make it appear that I'm actually a tenant or a lessee, because what they see is they use things like it was a long-term leave-in license, there was exclusive possession. तो वो लोग जो lease का जो भी ingredients है tenancy का, वो agreement leave-in license में डाल के कोर्ट को बताएंगे कि मैं तो tenant हूँ, भले लिखा हो leave-in license, वो तो stamp duty से बचने के लिए, government revenue से बचने के लिए था, but actually the relationship between us is of a landlord and a tenant and not of a licensor or licensee. तो इतना ध्यान रखिए, जितना लंबा leave-in license agreement and जितना it is not that carefully drafted, the chances of making it appear like a lease is very high, because there are judgments where courts have gone behind the courts. सिर्फ ये नहीं देखते कि आप licensor और licensee हो, वो पूरा agreement पढ़ते हैं और देखते हैं कि whether intention was to be a licensor or licensee or whether it was to be a landlord and a tenant. So that is going to be a decisive factor. I would like to add a little this thing. In fact, it's for the benefit of everybody. If Jayesh, if you permit me. Sure. In a leave-in license agreement, she has rightly said कि कोई पीरियड ये नहीं होता है, 10 साल भी रखो, 15 साल भी रखो, इंटेंशन लीज का नहीं होना चाहिए. लेकिन इसमें एक एंगल आता है महाराष्ट्र स्टैम्प एक्ट का. आपका लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट जो है वो 60 मंथ्स के नीचे है, तो उसका एक अलग फॉर्मूला दिया गया है जिसमें आपकी स्टैम्प ड्यूटी कम आती है, 0.25% ऑफ योर लाइसेंस अमाउंट और कुछ है. एवरी ईयर ये चेंज होता रहता है, बट इट्स अ लेस अमाउंट. द मोमेंट 60 मंथ्स और उसको क्रॉस कर देता है, तो उसका स्टैम्प ड्यूटी इम्प्लीकेशन इज द सेम एज अ कन्वेयंस, एज इफ इट इज अ लॉन्ग टर्म लीज, which in Mumbai will be 5% of the market value of the property. और अभी बॉम्बे में तो 1% सेस का भी उन्होंने लगा दिया है.
ओके, तो आप लीव एंड लाइसेंस को जो 9 साल का करेंगे लेकिन स्टैम्प ड्यूटी इतना बड़ा भरेंगे, उसका कमर्शियल सेंस नहीं होता है। तो लीव एंड लाइसेंस 10 साल 15 साल का भी लीज में कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी इम्प्लीकेशंस डेफिनेटली होती है। और ऑफ कोर्स आपको केयर तो लेनी है कि वो लीज की तरह ना दिखे, क्योंकि वो एक अलग ही पोजेशन हाथ में चला जाता है, इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है। इसके लिए लोगों को अगर जो स्पेशली आप अगर जो देखेंगे मैकडोनल्ड्स है, बर्गर किंग है, जो बड़ी बड़ी जो रेस्टोरेंट्स है, वो 1-2 साल 3 साल के लिए लीव लाइसेंस नहीं करते। वो लोग 8 से 10 साल का उन लोग का बिजनेस प्लान होता है। ओके, इसके लिए वो भले लीज अग्रीमेंट नहीं करते, लीव लाइसेंस भी 10 साल के लिए करेंगे, भले ही स्टैम्प ड्यूटी भी इतनी भरेंगे, लेकिन उनकी बिजनेस कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्चुअली इसका रीजन ये भी है फ्रॉम द कमर्शियल पर्सपेक्टिव। थैंक यू। Just a small follow-on question on this. That Pooja also mentioned बहुत ज्यादा लंबा पीरियड होगा तो जो लाइसेंसी है वो मिसयूज कर सकता है and portray himself as a lessee. So what is the optimum period to have for a leave and license agreement, if you can specify that number? See the practical, I agree. Practical is keep it 60 months and less. Okay, you may probably have another MOU between the licensor or licensee ke when this period ends, I may want to, I have the option of again entering into a leave and license agreement. Because that MOU is not a registrable document, but अगर जो adequate stamp duty उसके ऊपर पे की है, execution बराबर है, so it's nevertheless an enforceable contract. Now, of course, these are all, you know, people can make laws, but Pooja, you want to add anything on the optimum period? Yes, I would also suggest that 11 months. सबसे पहले तो optimum period is one thing. I will strongly recommend everybody to register it, क्योंकि ये एक culture बन गया है notary करने का leave and license, and they don't know that the law is such after the year 2000 that if you do not register your leave and license, it is a penalty for the landlords as well. But at the same time, you have to, the terms which the tenant thereafter the licensee says, that will be considered. So वो tenancy का वो ले ही लेगा thereafter, that, you know, I'm a tenant and I'm not, whatever he says will prevail. So my strong recommendation to everybody is to get their leave-in licenses registered, because once it is registered, you cannot turn back and say that I was doing this just to evade the stamp duty, because then you know it's a clear-cut leave-in license. So as far as time is concerned, yes, anything between 15 months, 1 year to 2 years, it's enough. I think it's more than enough. As far as, but make sure other terms are also important, like exclusive possession. That you can never give in a leave-in license. That always has to be with your licensor. That is a very important thing. The right for the landlord to enter anytime he wants. Those things, there are many such small nuances which somebody who's dealing with it would know, that they come only in licensee, and in lease it's not there. So those words needs to be taken carefully. And also the fact that don't use rent when it is leave and license. It is compensation. Rent is for your lease. So people misuse those words also in the court, and they twist the case, and the case is gone forever thereafter. Actually, Pooja, there is another question which says, what are the points to be considered in a rent agreement or in a leave and license agreement? We'll deal with that as it comes. So next question is by Varun N. Maybe Jayom, if you can answer this. The question goes like this. How about pre-packed resolution process? Pre-packed resolution process, how will they be helpful to recover the dues from corporate debtor during this crisis time in Indian scenario? See, I think he needs to be a little more elaborate on the question, because pre-packed, what is he trying to say? I'll have to understand. Probably he's referring to a preset consent terms kind of a thing. But I don't think that there is any such concept, but you can answer whatever you feel. All right. See, I will tell you on this, you know. First of all, in today's time now, after the 24th March notification, 1 crore ke upar hi your IBC will come into play. Section 7, 9, 10 are as of now suspended. Yani fresh insolvencies will not take place for the next 6 months. 6 months from the period of the lockdown, 25th March, which will be extended up to 1 year. So you may not need to worry about your company going under insolvency. But the caveat to that is कि lockdown period के पहले
यानी 25 मार्च 2020 के पहले आपकी अगर जो कोई डेट्स हैं और वो 1 करोड़ के ऊपर हैं तो आप इंसॉल्वेंसी आज की तारीख में भी उसको ट्रिगर कर सकते हैं। अभी समझो कि इंसॉल्वेंसी ट्रिगर नहीं भी हो रही है बिकॉज ऑफ द न्यू अमेंडमेंट, अगर जो बैंक है तो वो आपके पास सरफेसी का रूट उनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ ही है, आपका सिक्योर्ड एसेट जो है वो आके मैजिस्ट्रेट की हेल्प लेके दे कैन टेक कंट्रोल ऑफ इट एंड दे कैन सेल इट। उसमें बिजनेस डिस्ट्रप्शन भी होता है। इसके लिए मैंने मेरा फर्स्ट पार्ट जब भी मैं बता रहा था मैंने कहा था कि आप एक अरेंजमेंट बनाइए, आप अपने कैश फ्लोज देखिए, अपने बिजनेस प्लान एक टाइम आप देख लीजिए। आपको ये लगता है कि बैंक मुझे आज 15% का इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, 18% का कर रही है, ये मैं सस्टेन नहीं कर सकता हूँ, मैं 9%, 12% सस्टेन कर सकता हूँ, तो आप वो प्रपोज कीजिए। कितने टाइम में आप चुका पाएंगे वो कीजिए। आपका बिजनेस प्लान क्या है, कंटिंजेंट बिजनेस प्लान या प्रॉपर बिजनेस प्लान आफ्टर द लॉकडाउन, वो आप बताइए। एनी काइंड ऑफ बैंक हमेशा ये देखिए कि आप सिंसियर हैं कि नहीं है। हाँ, एक चीज बैंक के बारे में कि उनके इंटरनल पॉलिसीज और रूल्स एंड रेगुलेशंस और वो सब होते हैं जिसके कारण वो कुछ चीजें कर सकते हैं और कुछ चीजें नहीं कर सकते हैं। लेकिन नॉन बैंकिंग क्रेडिटर्स के लिए तो आप हमेशा बैठ के उनको समझा सकते हैं कि भैया मैं डूब जाऊंगा तो आपको तो कुछ मिलने से रहा नहीं है, इससे अच्छा वक्त दे मुझे, आपका एक्सॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मत लगाइए, 70% ऑफ या 60% ऑफ इंटरेस्ट रेट लीजिए, आपका भी गुजारा हो जाएगा और मैं भी अपना धंधा चला पाऊंगा। वन थिंग अंडरस्टैंड, 6 महीना या साल हो उसके बाद भी जब इंसॉल्वेंसी ट्रिगर होगी, मैं खुद एनसीएलटी में अपीयर करता हूं, आई रिप्रेजेंट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स इन दिस। फैक्ट बात है, कंपनी के पास अगर जो पैसा है तो आप उसके अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स करने को जाएंगे, जो डिमांड नोटिस करते हैं तो वो आपको पे करेगी। लेकिन कंपनी अगर जो डिफिकल्टी में आपको पे नहीं कर पाती है तो आप अगर जो एप्लीकेंट है तो फर्स्ट मंथ ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का कॉस्ट आपको देना पड़ता है, जो आज की तारीख में ₹1,00,000 ₹1,25,000 आपने अगर जो जजेस के ऊपर छोड़ दिया तो वो आईबीबीआई बोर्ड को बोलेंगे, वो कितना महंगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल लेकर आएंगे आपको नहीं पता। फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो चलो एक ठीक है कि आपको कुछ मिल सकता है, लेकिन आईबीबीआई की कुछ रिपोर्ट्स थी, अभी मैं फिगर्स मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन बैंक्स को भी हेयरकट लेनी पड़ी है कहीं किसी केसेस में 50% 70% ऑफ द लोन। सो बैंक्स को भी पसंद नहीं है कि एक्चुअली कोई इंसॉल्वेंसी में चला जाए। आप अगर जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है, यानी किसी को आपने सामान दिया उसने आपको पैसा नहीं दिया है और आप इंसॉल्वेंसी कर रहे हैं, आप ऑपरेशनल क्रेडिटर में हैं, वहां पे एक वाटरफॉल मैकेनिज्म करके है जिसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर कम्स इन द सेकंड, थर्ड और सेकंड लास्ट लेवल। एक्चुअली ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को कभी कुछ मिलता ही नहीं है। तो ये मत सोचिए कि इंसॉल्वेंसी हम लोग प्रोसीडिंग करेंगे तो आदमी के प्रेशर आएगा। आज की तारीख में सबकी हालत खस्ता ही है, सबकी हालत खराब ही है, तो एक दूसरे के ऊपर इंसॉल्वेंसी का मत सोचिए। उसमें सिर्फ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कमाते हैं, उनके वैल्यूअर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, यही लोग कमाते हैं। जिसको पैसा लेना है वो तो भगवान राम भरोसे ही है कि आपका कभी कुछ मिलेगा। बट गुड बिजनेस प्रैक्टिस टेल्स यू वन थिंग कि आप डेट रिस्ट्रक्चरिंग कीजिए। 2/3 ऑफ योर क्रेडिटर्स अगर जो अलाउ करते हैं तो कॉर्पोरेट्स में वो पास हो जाता है। कभी कभी नहीं भी अगर जो होता है, लॉ बोलता है 2/3, लेकिन आपके पास जेन्युइन केस है, आप फिर भी आप बताओ एनसीएलटी को कि नहीं हम फिर भी ये रिवाइव कर सकते हैं या फिर हम पे कर पाएंगे, लेट अस डू दिस, दे विल स्टिल कंसिडर दैट। इम्पॉसिबिलिटी नाम की कोई चीजें होती नहीं है। बट बी फ्रैंक, हाँ एक चीज मैं हमेशा सब बोलूंगा कि अगर बैंक्स के साथ डील कर रहे हैं, डेट रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, दे मे ट्राई टू मिसगाइड यू इनटू सेइंग हाँ आपका पर्सनल गारंटी देने के लिए। अभी अंडरस्टैंड, आईबीसी कंपनीज और एलएलपीज को लगा है, बैंकरप्सी जो इंडिविजुअल्स को जो है वो आज भी वो सेक्शन आज की तारीख में ज्यादा इफेक्ट में है नहीं वो। ओके, आपके ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, तो अगर जब कंपनी हो, एलएलपी हो, उसको बचाने के चक्कर में पर्सनल गारंटी मत दीजिएगा। पर्सनल गारंटी अगर जो आप देने को गए देन यू विल बी इन ट्रबल। एक और चीज ये बैंक्स जो करती हैं वो है कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग के टाइप का आपको ये बोलेंगे अच्छा हमको विटनेस चाहिए, स्पेशली ये पथपेड़ी जो आपका न्यू बॉम्बे साइड में मैंने ये बहुत देखा है कि आपको रिस्ट्रक्चर करना है, नया लोन लेना है तो बोलता है विटनेस। वो विटनेस एक्चुअली मिसगाइड होते हैं, पथपेड़ी मिसगाइड कर देती हैं, एक्चुअली वो को गारंटर्स या गारंटर्स होते हैं, और जब भी कोई पे नहीं कर पाता है तो वो द सो कॉल्ड विटनेसेस हु आर गारंटर्स वो ट्रबल में आ जाते हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल।
आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा और लॉयर रहेगा, ऐसी कोई भी एक्सरसाइज करते हैं उनको साथ में रखिए, वो आपको डूबने नहीं देंगे। बट डेट रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं तो करिए। अगर जो आपका बिजनेस जाने ही वाला है तो बेटर है वॉलेंट्री लिक्विडेशन में चले जाइए। कंपनीज एक्ट में भी वो प्रोविजन है, आईबीसी में भी है, और वो सस्पेंडेड नहीं है। Okay. Thank you, Jayam. Next. Just give me a minute. I will add something to the what Jayam has suggested. If you are going for restructuring of your debts, and if bank is not cooperating with you, under such circumstances, I prefer that a person should, if it is a corporate debtor, then the corporate debtor should go for the voluntary liquidation. In such a case, there will be a IRP, and the main purpose of the IBC code is not to declare the person as an insolvent, but to find out the chances of the revival. So when there is a IRP, he will propose the manner in which this debtor can be revived. So in that circumstances, he will propose to the NCLT that under these circumstances the debtor can be revived. So automatically some kind of a pressure will be mounted upon the financial institute to come with certain kind of a revival program, and in that case they definitely will reduce the rate of interest, will extend the moratorium period, and that way you will get succeeded. And because the revival period, during the revival period, you will get a fresh opportunity to revive your business, and you will be overcome the difficulties which are faced during this lockdown period. So the best suggestion, go for the voluntary insolvency. I fully agree with रमेश भाई on this. देखिए एक चीज है, जब भी आप, इनफैक्ट दिस इज अ सजेशन, आप है ना बैंक्स के पास, स्पेशली कंपनीज एलएलपीज जो जाती हैं रिस्ट्रक्चर करने के लिए, इफ बैंक्स आर नॉट हेल्पिंग यू आउट या थोड़ा टफ करते हैं, दो ही चीज उनको बताना है। देखो आप अभी अग्री नहीं करोगे तो 1 साल तक तो मैं इंसॉल्वेंसी में जाऊंगा नहीं, रिवाइव कर पाया तो ठीक है, रिवाइव नहीं कर पाया तो देखेंगे तब की बात, आपको भी हेयर कट लेना पड़ेगा। और अगर जो आप एमएसएमई हैं, यू सी, मैं आपको फर्स्ट सेशन में मैंने बताया था कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन क्यों आपके लिए है, क्योंकि एमएसएमई के लिए एक नया कुछ अमेंडमेंट्स आने वाले हैं आईबीसी कोड में, जहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रोमोटर्स हुआ करते थे टू पार्टिसिपेट इन द रेजोल्यूशन प्लान, वो एमएसएमई को एप्लीकेबल नहीं होंगे। नाउ दीज आर ऑल एक्सपेक्टेड थिंग्स. How I can say is because there are insolvency professionals who have been consulted in that, and they are the people whom I represent. What exactly is coming, we cannot say. But MSME के जो promoters रहेंगे, they will still be able to participate in a much more advantageous position than a non-MSME promoter can do it. इसके लिए अगर जो बैंक समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते हैं तो हमारे पास, अगर जो आप MSME हैं तो आप एडवांटेजेस पोजीशन है, और नहीं है तो आज की तारीख में बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी एक चीज समझ गई है कि हमको उल्टा रेजोल्यूशन प्लान प्रोफेशनल को पैसा देना पड़ता है। समझो कंपनी में पैसा नहीं है तो आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में प्रोविजंस है जहां पे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, जिसको कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कहते हैं, दे हैव टू बेयर द इंसॉल्वेंसी कॉस्ट। और अगर जो वो कंपनी में से, कॉर्पोरेट डेटर में से नहीं मिलता है तो उनको देना पड़ता है। तो आज 2 साल पहले शायद वो नहीं समझते थे, आज की तारीख में सब फाइनेंशियल क्रेडिटर समझ गए हैं कि मुर्गी को मार के कोई फायदा नहीं है। गोल्डन अंडा देती है, आज नहीं देगी 10 दिन के बाद देगी तो वो अंडा बाद में भी चलेगा, अभी नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन मुर्गी को मरने नहीं देना है। थैंक यू जयम एंड रमेश भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर पूजा. Can you tell the position of a conductor in a conducting agreement for a restaurant during lockdown when restaurant is closed due to non-availability of minimum required staff? See, as far as a conducting agreement is concerned, we have to first of all ascertain कि उसमें rights क्या है. So in a conducting agreement, again similarly the rules would apply that do you have anything
where we have mentioned that if in a situation that the restaurant is closed down, or if some workers have migrated, or if we can, for some reasons that you're not being able to use the restaurant or keep it open, what happens? Because ideally, first situation, the court will look at what does it have. Does your agreement cover that? In most situations it will cover, because in conducting agreement, if it is given for a particular purpose, अगर उसकी intention लिखी गई है कि नहीं मैंने इस purpose के लिए conduct करने के लिए दिया है, तो उसमें ये भी कोई भी lawyer ने foresee किया ही होगा कि अगर नहीं हो पाया तो क्या, तो पहले आप वो clause देखिए, क्योंकि आपको 90% clause में ही आपको solution मिल जाएगा. लेकिन worst situation में अगर आपके पास वो clause नहीं है in that conducting agreement, that what happens in a given scenario, then once again, then you can move to take the shelter of Contract Act. But again, within Contract Act, आप temporary period के लिए पैसा avoid करना, वो you cannot do that. And in conducting agreement also, there would be, as far as finances are concerned, there would be a ratio or a percentage of how the finances would be coming in. तो उसके मुताबिक court strictly उसी को follow करेगी, and court will not see beyond that. So in a conducting agreement, first situation is you look at the contract ideally, and otherwise अगर by now अगर आपको नहीं चल रही थी रेस्टोरेंट या जो भी है, तो आपको फ्रस्ट्रेट करना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट, आपको एंड कर देना चाहिए, क्योंकि बाद में वरना डैमेजेस बढ़ते जाएंगे. तो इट रियली डिपेंड्स एज टू which side you are on of the two sides and whether the clause is there or not. So read the agreement is the main thing. Yes, that is the main thing. अगला सवाल भी आपके लिए ही है पूजा. Yes. What if the licensor is not ready to negotiate or terminate the agreement? So probably this question is by a licensee. This is in respect of a commercial property. Right. So he is asking that what should be done when the licensor is not ready to negotiate the license fee or terminate the agreement, and is asking for payment of the rent by saying that the lock-in period, there is a lock-in period in the agreement. So the lock-in period is still subsisting. Right. And he is also saying that if the license fee is not paid, then that amount, unpaid amount, will be adjusted through the security deposit. Right. So his main question is, what are the options available for the licensee? This is a classical question of a lockdown. Right. So as far as this lockdown period, lock-in period wala issue is concerned, there is a judgment of Bombay High Court of Indiabulls versus, I'll just send the name, where Bombay High Court had said that if there is a lock-in period, means there's a chance that the landlord and the lessor and the lessee, they've thought through the situation that for so and so period, he cannot terminate. The premises are made to build for the use of that particular lessee. So maybe there is an investment to make the premises fit for that particular lessee, because the whole concept of lock-in would come there. So Bombay High Court has been of a view that no, if there is a lock-in, you cannot get out of it just by saying that I'm not being able to pay the rent, because Bombay High Court has gone against. However, that is under challenge. From what I understand, that is challenged further, and uska judgment aana baki hai. But in most case scenarios, if the licensor is not agreeing, you have to write to him and you have to explain your possibilities. First of all, look for that clause, first of all, if you have that clause or not, which can get you out of that agreement. But if you do not have that, you can always say that this license was entered into for so-and-so purpose. You entered into license for this intention. So if you set out your intention, and if that intention has become void, then the contract is to be frustrated. Then comes the question that he has to, if the court is accepting the frustration under 56, which if the intention is strongly, because in a lot of these contracts of licensor, licensee, the intention is not described, that, it is just like one person is taking on license, one person is giving on license, and this is the area and this is the description of property. But if you have a categorical intention that I am taking the premises for so-and-so reasons in your recitals, and if you can prove, if you have that, you can easily prove it to the court. Not easily, but you have a better case that you can tell the court that I had taken it for this purpose, I'm not being able to use for this purpose, the contract is to be frustrated. So that's where the court is likely to help. And also the fact that the Bombay High Court's judgment is still reserved, it's still challenged, there is some hope. So he should continue, and whenever he has a communication with the landlord, or if he's discussing with a lawyer about it, try and delve into that aspect of intention, because if that he finds in his agreement,
or he finds that this agreement was license was entered into for so and so purpose, and now that is only not possible, that can be the saving grace in this situation. So, okay. So the best remedy is to negotiate and talk it out with the landlord, or else then the only recourse is to go to the court and prove the intentions. Yeah, and also I'm saying if force majeure clause is there, then he's going to be safeguarded. Then there's not much to worry about, because through a force majeure or through that agreement, lawyers will manage to at least put up a case that I'm not being able to pay. But in a situation also, if the agreements where the clause is not there, he can still roll on this another line of argument which says that I had taken this premises for so and so and this was my intention, and all that needs to be there in the agreement. Only then we can put up a case for frustration of contract and non-payment of rent. But if he's again using the premises, then it would be difficult for court also to grant him any such frustration of contract. Another similar question to you, Pooja. It is by CA Pushpa Shah. Right. He is asking if there is no force majeure clause or any such clause, any such other clause in the leave-in license agreement. Can the licensee refuse to pay the license fees for the lockdown months? And the next question is whether the licensee has the ability to terminate the agreement before completion of the term, citing lockdown. And what is the recourse other than going to the court for the licensor in such a case? I'll start with the last one. Yeah, sure. So for the licensor, he cannot unilaterally just throw a tenant out. He has to remove the licensee out. He has to move the court to evict as per the due process of law. So that the licensee must not be worried about. But the licensor may claim damages for not vacating the premises on time despite of notice being given. So just by staying in possession and not paying the license fee, the licensee is also attracting some damages which the licensor may claim thereafter once he gets the possession. So we must keep that in mind when we are occupying a premises unlawfully or not in the right sense, that when it comes to tenancy, means profit comes into question. When it comes to license, there will be damages for which he can claim separately. So those amounts which the landlord will eventually take. Now, as far as this particular licensee is concerned, if there is no such reason, no such clause mentioned in the agreement, then as I said earlier, there's only one line of possible argument is that you have to seek frustration by saying that I had taken it for this intention and I'm not being able to use for that intention, and thus I want frustration. You cannot say that I'm going to stay in it, I still won't pay for it. That is not a possible scenario as far as I understand. Okay. So we'll move on to the next question. Yeah. It's by Mulkit Salia. He is asking what are the reliefs provided under the Transfer of Property Act. That's all. So maybe Jayav, if you can answer this. In fact, Jayesh Bhai, things I have spoken on, you are asking her to answer. Transfer of Property Act she has taken and she have done a deep research on. No problem. So if you can take it, it's going another way, but yeah, but I think let Pooja answer. One thing only I'll add over here is under the Transfer of Property Act, Section 108 and this particular subclause that was there, it is related to destruction of property. In this pandemic, there is no destruction of property. At least that particular section is not really going to come to an help. One more thing you have to understand that in a lease agreement, okay, there has already been a transfer of property that has happened, not of ownership rights, but of leasehold rights, possession. There is an interest in property that has been created. Now, whether you are using that property or you are not using that particular property does not matter. That property is actually with you. You are in possession of it. It is not a permissive use or something that the grantor can just take it away. So in the case of a lease agreement, in the case of a lease, there is actually no way out unless the property is destroyed. And in all the lease agreements that we have recently seen, I mean, in so many years that we have seen, nobody has spoken of epidemic and pandemic. There are only two other places in which a licensee can claim compensation from the licensor for that
property ceasing to exist or being taken away. Number one is under the Land Acquisition Act. If the land, you gave a 100-year lease to somebody and the property in 50 years has gone under the Land Acquisition Act, then by operation of law, you are supposed to compensate the lessor is supposed to compensate the lessee, not otherwise. Or for some other reason, because of the fault of the lessor, some problem has happened and you had to compensate the lessee, or you lied about some aspects of the land to the lessee and they are claiming damages. But apart from that, no. Now in the pandemic situation, none of that really arises. Thanks. Next question is for Pooja. Can we get few formats for giving properties on rent? Probably, I think we can skip this. Viral Shah, he is asking another question. Can we get list of points to be taken care of while taking property on rent? Sorry, would you like to answer this? Yeah, so I'll just give it in a nutshell, because basically, first of all, as we discussed before, rent as in you're saying on lease as in tenancy or leave-in license, because once again there's a misnomer of rent used in all the situations, and then if I end up talking about license, there'll be a confusion. So I'm presuming that he wants to take it on tenancy because he's used the word rent. As far as tenancy is concerned, there are a lot of things, because as far as Rent Control Act is concerned, there are a lot of grounds of eviction. So you need to take care of a lot of things. First of all, whether in tenancy, possession is very important. So if you're saying that मैं ले लूँगा और सिर्फ भाड़े पे डाल दूँगा, that's not happening. Your landlord needs to give you consent to further sublet it, because if you sublet it without landlord's permission, written consent that too, you are likely to face eviction. Once again, if you have too many premises and if you take up premises on tenancy, I'm not saying it is a ground of eviction, but the landlords can use that as a bona fide requirement, and they can say that there's no hardship to this particular tenant and evict you. If you're not going to use the premises, because there's one more ground of eviction is that non-user for 6 months continuously. So if you're entering into a tenanted agreement and you're not going to use for 6 months, then there is going to be a problem again that your landlord will evict you. So if you're getting into a tenancy agreement, first you discuss and first find out that do you really want to use it, because tenancy, I suggest to my clients that if you're going to personally occupy it and use it, then you get into it. If you're going to put your uncle, aunts or your relatives, or you're going to put it on further license, then there is a chance that you may face eviction from your landlord. But to mitigate that, you can always take the written consent of your landlord that you want to take it for further subletting. So if your landlord is allowing it to you in writing that yes, I'm giving him permission for further transfers, then you won't face eviction and you can still use the property for further usage. And there are many such grounds of eviction that needs to be discussed and taken care of before getting into a tenancy agreement. जो आप अगर landlord से पहले ही लिखवा लोगे, तो आप बाद में eviction का chances या case का chances कम हो जाएगा. So that's what basic idea of tenanted agreement would be. Okay, thanks a lot, Pooja. We are already running behind time today. There are still about 10 to 12 questions to be answered, but maybe we can keep it for some other time. We will close our webinar for today here. And I would request Divya Shah, President Divya Shah. Jayesh bhai, Kanti bhai is there. Kanti bhai is offering the vote of thanks. I would request you to give a vote of thanks today. Kanti bhai, vote of thanks. Are you hearing me? Yes, you are audible. Today's webinar kept by Kawa with two eminent speakers. One is Jayom, another one Pooja Thakkar. Both are excellently deliver their webinar to the participants, and they were guided us, and we learned so many things from them. Kawa is very much thankful to them, and they devoted their time for such webinar. Our President Divya Ben Shah,
our ex-vice president Harish Bhai Thakkar, Ramesh Bhai Chheda, Jayesh Nisar, Hasmukh Bhai Shah, Jyoti Ben Thakkar, and others. All of them gave support to the Kawa for the success for today's webinar. And this, both the eminent speaker will always help Kawa, and they are the pillar of Kawa. Henceforth, I am thanking you everybody, and good night. Thank you, Kande bhai. Thanks everybody. Thank you.